नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसद के बजट सत्र का 7वां दिन है। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा हुई। बुलेटिन में अगले आधा घंटे देखेंगे सदन के दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा। सत्ता पक्ष ने बजट को बताया असाधारण, कहा मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की आकांक्षाओं का रखा गया ध्यान। विपक्ष का बजट पर आम आदमी के हितों की अनदेखी करने का आरोप। बैंकों और एनबीएफसी की ओर से सोने की नीलामी के नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। वित्त मंत्री का प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में जवाब। कर्जदार के गोल्ड लोन चुकाने में विफल रहने पर नीलामी के लिए निर्धारित और सख्त प्रक्रियाएं मौजूद। और राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पेश। विमान और मोबाइल उपकरण को लेकर केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को लागू करना उद्देश्य। अधिक सुरक्षित और निवेशक अनुकूल विमानन क्षेत्र बनाने में मिलेगी मदद। और बात सबसे पहले लोकसभा से। लोकसभा में आज सबसे पहले विभिन्न विधायी कामकाज संपन्न किए गए। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से जुड़े पत्र रखे गए। सदन में वित्त मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित पत्र भी रखे गए। सदन में विदेशी मामलों से संबंधित स्थायी समिति के विवरण भी पटल पर रखे गए। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। 7 फरवरी 2025 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 6ठे प्रतिवेदन पर सभा ने सहमति दी। बीजेपी के दिलीप सैकिया ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की ओर से बांध बनाए जाने का मुद्दा शून्यकाल में उठाया। बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में बाढ़ से होने वाले खतरों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस की प्रणीति सुशील कुमार शिंदे ने मनरेगा के काम में देरी की ओर ध्यान दिलाया। वहीं कांग्रेस के कृष्ण नामदेव ने वृद्ध कलाकारों को पेंशन नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान किया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और चीन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम से बहकर बांग्लादेश पहुंचता है। चीन में इस नदी की यारलुंग जम्बू कहते हैं। तिब्बत में बनने जा रहे इस बांध का असर भारत और बांग्लादेश दोनों पर पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले इस बांध को तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर हिमालय की विशाल घाटी में बनाया जाना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद नजदीक है और इस इलाका रिंग ऑफ फायर जोन में आता है। ऐसे में इस जगह इतना विशाल निर्माण करना पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। महोदय, इस इलाके में अक्सर भूकंप आते हैं। बांध के बनने से इकोसिस्टम पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिससे कई हादसे हो सकती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश पहले से ही भयंकर बाढ़ की घटनाओं का सामना करते आ रहे हैं। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर इस बांध के निर्माण को रोकने के विषय में जरूरी कदम उठाने का कष्ट करे। से मांग है कि नदी, गंगा नदी के किनारे और सोलानी नदियों के किनारे बैरिकेटिंग और तटबंध निर्माण कराए जाएं। ये बैरिकेड और दीवारें बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गंगा नदी में और सोलानी नदियों में बाढ़ के कारण तमाम मगरमच्छ और घड़ियाल एक गांव की बस्तियों में घुस जाते हैं और लोगों के जीवन को एक दूसरा खतरा उत्पन्न हो जाता है। हरिद्वार, खानपुर, लक्सर और रुड़की क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उक्त संरचनाओं का निर्माण बहुत जरूरी है, उसको किया जाए। 2024 में उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना की क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम में 3019 करोड़ रुपए के कर्ज का आवंटन किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में प्रश्नकाल
में एक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम समेत उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कई योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कई प्रकार की योजना चलाती है। उसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम एक है। उसके अलावा सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी ये भी एक योजना है। मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप भी एक योजना है और जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए भी एक अलग से स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी लागू होती है। जो हायर अमाउंट की लोन के बारे में आदरणीय सदस्य ने पूछा, अभी मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को। पिछले ही बजट में उन्होंने उसी प्रकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जैसे एक नई महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया है, जिसमें कोई प्रकार की कोलैटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ये एक नया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें गाइडलाइन भी अभी भारत सरकार ने सामने रखा है। कोलैटरल फ्री रहेगा, गारंटी फॉर फ्री एजुकेशन लोन रहेगा। ये इसमें 8 लाख तक जिनकी फैमिली इनकम है उनको भी पहले कई प्रकार के लोन में थोड़ा सीमित था, 4.5 लाख की सीमा में दिया जाता था। इसमें 8 लाख तक फैमिली जिनकी इनकम है उनको दिया जाता है। इनकी 10 लाख तक, अभी तक 7.5 लाख का है, 10 लाख तक लोन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की भी गारंटी कही गई है। इसमें इस बार बजट आउटले में आने वाले 24-25 से लेकर 30-31 तक भारत सरकार की वित्त विभाग ने 3600 करोड़ रुपया की एक स्पेशल फंड भी बनाई है। धीरे धीरे भारत सरकार की प्रचेष्टा रही है उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा हमारे देश में ही मिले और उसमें से इसकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को भी लागू किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों एनबीएफसी की ओर से सोने की नीलामी के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि एनबीएफसी और एनएससीबी एक जैसे नियमों से निर्देशित होते हैं। Scheduled commercial banks, all of them are guided by similar rules. And as the Minister of State explained, there is a process of giving enough number of notices to the bank account holder to say your servicing is not up to the mark, and that in the eventuality of you not coming back to pay, we will be forced to go on an auction. Now, even for going on an auction, there are very well laid out procedure. It cannot be done outside of the district. It cannot be done without the presence of the person. It cannot be done unless the valuation is done. It is also not done at a random rate. There is a benchmark rate the NBFC has to fix, and that will not be lower than 80%, I think, over the last 3 or 4 months of gold rate. And that gold rate is not determined by the NBFC, it is determined by the Bombay Bullion Association, I think, who gives out the rate every day, and therefore it cannot be lower than that rate. So these are well laid, tight processes. I would rather have more information from the Honourable MP if these processes are violated. And if they are violated, indeed, it's for us to act on. But the processes are very much in detailed fashion written down and followed by the banks. And the reserve price is something which they have to declare well in time. So I think if there are specific instances where the Honourable MP thinks these laid out norms are violated, I'm quite willing to take the details and act on it. लोकसभा में आज दूसरे दिन केंद्रीय बजट 2025-26 पर सामान्य चर्चा शुरू हुई, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने बजट के प्रावधान को लेकर अपने सुझाव और विचार रखे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर समेत सत्ता पक्ष के सदस्यों ने केंद्रीय बजट की उपलब्धियों को गिनाया। आज मैं ये कह सकता हूं, आज अंधेरा छटा है, आपदा का बादल फटा है, दिल्ली के सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कमल खिला है, दिल्ली में कमल खिला है। यही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी आपके ललाट पर आपका तिलक करने आए
तो मुंह धोने ना चले जाएं, फटाफट अपना तिलक कराएं। और इसी तरह का अवसर किसी को गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा ही मोदी सरकार ने अवसर दिया जहां मां लक्ष्मी आप सबके द्वार आई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो आज तक संभव नहीं हुआ। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 12 लाख तक जीरो टैक्स कर दिया है। और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, अब तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, पूरा देश खुश है भाई, आपको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा इंदिरा जी के समय क्या क्या होता था। आज भारत के 4 ग्रोथ इंजन तय हुए हैं, एग्रीकल्चर हो, एमएसएमई हो, इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपोर्ट हो। और हमने जो विकसित भारत के लिए लक्ष्य तय किए हैं माननीय सभापति जी, वो भी सन 2047 तक शून्य गरीबी होगी, गरीबों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर 100% गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा और सस्ते दाम पर दी जाएगी। और वहीं पर श्रमिकों का कौशल विकास होगा और उचित उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। हमारे विकास की भागीदारी में महिलाओं को 70% उनका योगदान इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होगा। और हमारे किसानों के दम पर भारत दुनिया की फूड बास्केट बनेगी, यानी कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हम भारत को बनाकर दिखाएंगे। A budget of a country is not just some figures on a page. The budget of a country reflects the intention of the government and the kind of direction which the government wants the country to take. So this budget is definitely an expression of the great intention of Prime Minister Modi's idea of having a Viksit Bharat. बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने में ये बजट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। कहीं हमने पढ़ा था कि द बी इन द बजट स्टैंड्स फॉर बिहार, और ये बात सत्य है कि आज बजट का बी बिहार के लिए, क्योंकि जब विपक्ष की सरकार थी तो बीमारों का बी बिहार के लिए होता था। हमने वो लंबा सफर तय करके आज एनडीए सरकार की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। पूरे विश्व को शून्य देने वाले आर्यभट्ट, जो पूरे विश्व को शून्य दिए थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था। और ये वही शून्य है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आई थी। और अगर आज बिहार को 2 शून्य अधिक मिल रहे हैं तो विपक्ष की सरकार को, विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? Any leader, without creating any wealth, we cannot do welfareism. So I know when I talk about it, they'll definitely cut this video and say, "Oh, Krishna spoke against the welfareism," but we are in favor of welfareism. But we want welfareism to be done after wealth creation. So as we are doing a debate across the nation, even in the Delhi elections, they have shown welfareism and development has to go together. So as the debate is going on with regards to one nation, one election, we want the debate to happen even on this side. Our Chief Minister now is clearly saying, let's have a debate across the nation, saying no one has a right to do the welfareism without creating the wealth. So I hope this Finance Minister will take it up, sir. Coming to the departments, with regards to the railways, there is an increase of 9,400 crores, sir. Thank you to the Railway Minister, but we request the railway lines which are being stagnant because of land acquisition issues to be speeded up and completed. So there's a allocation of, for Narega, there's allocation of 86,000 crores that has been allocated. I know this is a demand driven. I'm sure you'll bring more funds to this in the supplementary demand for grants. Only request from Andhra Pradesh is to include handloom weavers and handicrafts in this. So they are saving this field, sir, for so many years. It's a family tradition that they're doing. So I hope this can be taken into consideration. और अब सदन दिन भर में बात राज्यसभा से। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू तरीके से संपन्न हुए। सदन में कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी और सदन की ओर से सांसद संजय सेठ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें विद्युत मंत्रालय, संचार मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। इसके अलावा जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विवरणों के
की प्रति सभा पटल पर रखी गई। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बीजेपी के अजित माधवराव गोपछड़े ने आधार के दुरुपयोग और नकली आधार कार्ड बनाने का मामला उठाया। कांग्रेस की सोनिया गांधी ने देश में पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसके लिए पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए। टीएमसी के मोहम्मद नदीमुल हक ने आकाशवाणी पर क्रिकेट कमेंट्री जारी रखने की मांग की। बीजेपी के सुजीत कुमार ने ओडिशा के दूरदराज क्षेत्र को रेल संपर्क से जोड़ने की मांग की। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज राज्यसभा में कहा कि देश में अब तक 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि जितने लोगों ने आवेदन किए थे सभी को शौचालय की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जो पहले 5 साल के अंदर 10 करोड़ टॉयलेट बने थे और दूसरे फेज के अंदर भी और 2 करोड़ टॉयलेट बनने के कारण अभी तक 12 करोड़ टॉयलेट बन चुके हैं। ये सिर्फ टॉयलेट बने नहीं है, पर इसके अंदर करीब लाभ लेने वाले जो बाहर शौच के लिए लोग जाते थे उसके अंदर करीब 60 करोड़ लोगों को अभी शौच क्रिया के लिए बाहर जाने के बजाय टॉयलेट का उपयोग करने की आदत बनी है। टॉयलेट का उपयोग करने से स्वाभाविक रूप से ही स्वच्छता वो बन रही है और उसके अंदर बहुत बड़ा फायदा इसके साथ ये भी हुआ है। जो 3 महिलाओं ने, जो अभी 2 महिलाओं ने प्रश्न किए, उनको तीनों महिलाओं को मुझे कहना चाहूँगा कि अभियान के कारण जो महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरे की राह देखनी पड़ती थी, वो पूरी गंदगी अपने शरीर में रखनी पड़ती थी, उसके वजह से अपने शरीर में उनको बीमारियां भी होती थी, वहाँ पर उसको मुक्ति मिली है। अंधेरे में जब वो शौच के लिए बाहर जाती थी तो उनकी सिक्योरिटी का भी प्रश्न आता था, वहाँ पर भी उनको फायदा हुआ है। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इस स्वच्छता के कारण, इस अभियान के कारण करीब 3 लाख बच्चों की जान बची है, WHO का रिपोर्ट कह रहा है। तो इस तरह से जो इतना बड़ा काम, जो जान की कोई कीमत नहीं होती, एक स्वच्छता के कारण इतना बड़ा जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि ये सतत चलने वाला काम है, कंटिन्यू चलने वाला काम है। तो उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, उसके लिए हम राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में विमानन क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है और अभी देश में विमानन क्षेत्र में बहुत अधिक संभावना है। The idea of the central government is to build as many airports as possible. The aspirations of India have changed after the coming of Narendra Modi ji's tenure as Prime Minister in the last 10 years. We have seen more and more airports being built up in this country, and with the establishment of Udan scheme also, the whole air travel system has been democratized, and more from the middle class and lower middle class have also become aspirational to fly using these air travel, sir. And regarding Jharkhand, any other proposal, if it comes from the state government that we regarding an airport, then definitely we'll look into it, sir. And Bokaro presently has connectivity to Patna and Kolkata, and if necessary in the future also, we'll see according to the infrastructure of the airport, if there is a demand to connect to other destinations, we'll speak to the airlines positively and try to connect those places also. कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि राज्य सरकार, वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के बाद ही कोयला खदानों का कार्य शुरू किया जाता है। जो भी कोल माइन का माइनिंग के लिए हम परमिशन लेते हैं, उसमें पूरा फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं। जो भी माइन में जितने भी अगर कोई ट्रीज कट करना पड़ते हैं, उसका डबल हम पहला करके ही उसके बाद क्लियरेंस लेने के बाद भी कोल माइनिंग शुरू करते हैं। जिधर भी हो, स्टेट गवर्नमेंट उसका देखभाल करती है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री देखभाल करती है। उनका गाइडलाइंस के आधार पर ही हम उनका क्लियरेंस होने के बाद भी माइनिंग शुरू करते हैं। उसका स्टेट गवर्नमेंट भी क्लियरेंस देती है। विदाउट स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस, विदाउट फॉरेस्ट क्लियरेंस, विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस हमारा एक कोल माइन भी शुरू नहीं करते, हम उसके बाद ही करते हैं। नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं के हित संरक्षण विधेयक 2025 को पेश किया। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it.
श्री किंजरापू राम मोहन नायडू। Honorable Chairman, sir, I rise to move that the bill be introduced. राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट 2025-26 पर सामान्य चर्चा शुरू हुई, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने बजट के प्रावधानों को लेकर अपने सुझाव और विचार रखे। सत्ता पक्ष ने बजट 2025-26 को अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक असाधारण बजट करार दिया। उनका कहना था कि आर्थिक वृद्धि की जरूरतों के साथ साथ कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं को साधा गया है। वहीं विपक्ष ने बजट में आम आदमी के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही सरकार की आर्थिक सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो केवल कर छूट ही पर्याप्त नहीं है। हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट का है, अद्भुत काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति ने क्रांति लाई है। सभी भाषाओं को सम्मान मिलेगा। आज आप शोध सभी भाषाओं में कर सकते हैं। 14 से अधिक भाषाओं में आप परीक्षाएं दे सकते हैं। शिक्षा ने अभूतपूर्व काम किया है। और गृह मंत्रालय ने एक लाइन खींची है। लोग कहते थे कि आप तो झूठा वादा करते हैं, लेकिन क्या हुआ? 70 साल की समस्या 70 मिनट में 1, 2, 3 हो गया और पता चला कि धारा 370 और 35 एक गायब हो गया। आज कश्मीर में सुशासन है। आज कश्मीर अच्छा आगे बढ़ रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज रीजनल ट्रेन का युग है। हवाई अड्डे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रेलवे, वाटरवे, हाईवे, बुलेट ट्रेन, सुधार हाईवे, ऐतिहासिक सुधार ये जो हाईवे में है, ये सारा कुछ एक अद्भुत दिखाई पड़ता है। नंबर 1, कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से एमएसएमईज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड का अवसर दिया जाएगा। नंबर 2, कंप्लायंस का जो बोझ है, उस बोझ को घटाने से एक प्रकार से एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट अधिक मजबूत होगा। और वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, शी स्पोक अबाउट मेनी मेजर्स टू डीरेगुलेट इनएफिशिएंट regulations. I look forward to hearing from her in the months ahead what the finance ministry plans to do. और तीसरा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके भारत मेक इन इंडिया को एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया में बदल दिया जाए। In our economy, especially for self-employed people, small tree growers play very, very important role, sir, because they are self-employed, sir. I humble request to the government, because we are getting all possible support from the government to look after small tree growers of our country, sir, because they are self-made, they are self-employed. If they get some justice, some help from the government of India, our tree industry will go better, go more better. Our small tree industry will go very important in. Again, I salute Nirmala Sitaram ji, Honorable Prime Minister ji, for given 12+ income tax reduction to the people of Assam. अच्छे स्तर की शिक्षा ये एजेंडा है। सस्ती, बेहतरीन, सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था ये एजेंडा है। 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार ये थीम है। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं समाविष्ट हो ये थीम है। हमारा देश फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बने, इसलिए किसानों को सक्षम करना चाहिए ये थीम है। डेवलपमेंट में तेजी, मध्यम वर्ग की क्षमता को बढ़ाने में मदद, समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना और परिवारों के मनोबल को उल्लसित करना। मतलब इतने अच्छे थीम पर कोई भी योजना हो, कोई भी बजट डाला हो, कोई भी प्रावधान हो, सबके लिए ये थीम है। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।